हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 6 का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हम आज पढ़ेंगे मानचित्र। हम इसके पहले अध्याय में ग्लोब तो देखे हैं। जो ग्लोब है, ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश या राज्य हो सकता है, अपने जिला, अपने शहरों या अपने गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है जितना मानचित्र होता है, क्योंकि मानचित्र जो होता है हमें एक स्थान विशेष के बारे में अधिक जानकारी देता है। इसलिए जो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र बहुत अधिक लाभदायक होता है यदि ऐसे किसी विशेष क्षेत्र पे हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मानचित्र की एक विशेषता ये है कि इसमें जो भी हम मानचित्र बनाते हैं उसका एक पैमाना होता है। उस पैमाने के थ्रू ही उसकी जो भी लंबाई, चौड़ाई, जो उसकी आकृति उस मानचित्र में दर्शाई जाती है, वो एक सारी चीजें एक पैमाने के थ्रू दर्शाई जाती है। लेकिन ये जो है पृथ्वी की ग्लोब का या फिर गोलाकार, जो पृथ्वी हमारी है वो गोली है और उसके गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यानी मानचित्र पे उसको चपटे रूप से या समतल क्षेत्र पे दर्शाना, समतल कागज पे दर्शाना असंभव है। लेकिन फिर भी हम कुछ कमियों के बावजूद भी उसको हम मानचित्र पे दर्शाते हैं, क्योंकि मानचित्र द्वारा उसका अध्ययन करना उस क्षेत्र का आसान होता है। देखिए, जो मानचित्र होता है, मानचित्र एक छोटे क्षेत्र या उस क्षेत्र के कुछ विशेष तथ्यों को दर्शाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक हम पढ़ते हैं एटलस। जो एटलस होता है वो क्या होता है कि एटलस कहेंगे एक बहुत सारे मानचित्रों का एक बुक होता है, एक किताब होती है जिसमें हम बहुत सारे मानचित्र उसमें शामिल किए गए रहते हैं। देखिए, एटलस जो होता है विभिन्न प्रकारों तथा अलग-अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अर्थात जो मानचित्र है, मानचित्रों से हम क्या करते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ग्लोब को अपना यदि हम पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो काफ़ी लाभदायक होता है। वहाँ पे किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मानचित्र काफ़ी सहायक होता है। देखिए, मानचित्र जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को हम देखेंगे। इसमें से कुछ नीचे दिया गया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जो होता है, ये सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों में हो जाता है, जैसे शामिल इसमें किया जाता है। इसमें पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान, नदियों, सागरों, महासागरों, मैदानों का, इन सारे घटकों का अध्ययन भौतिक मानचित्र में हम करते हैं। भौतिक मानचित्र जो होता है विभिन्न प्रकार के उच्चावचों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। भौतिक मानचित्र को हम उच्चावच मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मानचित्र जो है ये है आपका राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र होता है तो ये क्या होता है कि इसमें या कह सकते हैं कि राजनीतिक मानचित्र में हम मानव द्वारा बनाई गई या बसाई गई आवासों या मानव द्वारा बनाई गई चीजों का इसमें उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें शामिल किया जाता है राज्य, नगर, शहर, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों के साथ साथ उनकी सीमाओं, राज्यों की सीमाओं, देशों की सीमाओं, इन सारे सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र में इन सारी चीजों को हम दर्शाते हैं। तो एक हो गया हमारा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हम सारे प्राकृतिक चीजों, प्राकृतिक उच्चावचों को दर्शाते हैं। और दूसरा हो गया राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के भिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए इन सब का हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अगला जो मानचित्र दिया है ये दिया है
थीमेटिक मानचित्र। तो देखिए जो थीमेटिक मानचित्र होता है ये एक विषय विशेष होता है, यानी इसमें एक विषय को उसको ध्यान रख करके ये मानचित्र तैयार किया जाता है। कुछ मानचित्र जैसे इसमें दिया है कि ये विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें सड़क मानचित्र हो सकता है। सड़क मानचित्र जिसमें होगा उसमें सिर्फ एक क्षेत्र के सारे सड़कों का उसमें उसको प्रदर्शित किया गया रहता है। वर्षा मानचित्र हो जाएगा इसमें, तो उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, कहाँ पे कितनी कितनी वर्षाएं होती हैं, तो सिर्फ वर्षा का ही उसमें प्रदर्शन किया गया रहता है। जैसे वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो मुख्य विशेषता या मुख्य इसमें तथ्य यही है कि थीमेटिक मानचित्र जो होता है एक विषय को ध्यान में रख के उसको बनाया गया रहता है। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये 3 घटक प्रमुख हैं जो किसी भी मानचित्र में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें हमें दूरी दिखाया गया रहता है, दूसरा हो गया दिशा और है प्रतीक। यानी दूरी, दिशा वो प्रतीक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इन चीजों को ध्यान में रख के, इन चीजों का प्रयोग करके ही एक मानचित्र तैयार किया जाता है। जैसे दूरी है तो कोई भी मानचित्र का उसमें दूरी प्रदर्शित किया जाता है। दूरी जो होता है वो एक आरेखण होता है उस मानचित्र पे। वो दूरी हम पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पे दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र जो होता है वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। छोटे पैमाने पर ही खींचना संभव है क्योंकि जो धरातलीय जो वास्तविक दूरी है, या जैसे कोई भी स्थल खंड है या कोई एक देश हो, यदि हम देश का मानचित्र बना रहे हैं या किसी महाद्वीप का बना रहे हैं, किसी राज्य का बना रहे हैं, तो उतने बड़े क्षेत्रफल का उसको उसके वास्तविक रूप में हम नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी मानचित्र पे, क्योंकि ये असंभव है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो उतनी बड़ी दूरी होती है तो उस दूरी का एक पैमाना बनाते हैं। उस पैमाने में हम मान लेते हैं कि उतनी बड़ी दूरी है तो उसका एक हम मानक दूरी मान के या मानक पैमाना मान करके उसके अनुपात में छोटी दूरी लेकर के हम चित्र पे या पेज पे उसका मानचित्र बनाते हैं। देखिए ये दिया है कि यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। जो पैमाना होता है वो स्थल पे वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पे दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अर्थात जो वास्तविक दूरी होती है बहुत बड़ी होगी तो उसका एक पैमाना चुन लिया जाता है कि उसको छोटा करके हम मानचित्र तैयार कर सकें। जैसे जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पे दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। हम कोई भी दूरी ले सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे कोई भी स्थल खंड है, 500 किलोमीटर उसकी दूरी है या जो भी लंबाई ले रहे हैं, तो उसको हम मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं ताकि हम उसका एक मैप तैयार कर सकें। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे उसमें गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, उसको हमें जब कागज पे दिखाना पड़ता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। अर्थात जब हमें बहुत बड़े क्षेत्रफल का यानी महाद्वीपों का, देशों का कागज पर प्रदर्शन करना है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। और जब हमें अपने गांव, शहर इन सबको दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ये 2 मुख्य बात है इसमें, यानी बड़े क्षेत्रफल को दिखाना है तो छोटे पैमाने का, और छोटे क्षेत्रफल को दिखाना है तो यहाँ पे हम बड़े पैमाने का उपयोग करके मानचित्र तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं, जैसे छोटा क्षेत्रफल है और बड़े पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं या अधिक जानकारी ही प्रदान करते हैं। क्योंकि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं छोटे क्षेत्रफल का विशेषताओं का या उसके प्रतिरूप प्रदर्शित करते हैं, तो उससे संबंधित जो छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियां होती हैं उन सबको ये प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं हमें। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है
कि यहाँ पे 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान करके इस मानचित्र को बनाया गया है। जैसे खेल का मैदान हो गया, तो इसमें जो दूरी है हम इसको सेंटीमीटर में मापेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर दूरी को ये मानचित्र प्रदर्शित कर रहा है। इसमें जो भी चीजें, सामुदायिक केंद्र हो गया, दुकानें, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर या फलोद्यान या विद्यालय, इन सब की दूरी हमें यदि निकालना होगा तो हम इसे माप करके 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के ये प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक दूरी को। दूसरा देखते हैं हम दिशा। दिशा जो है, देखिए अधिकतर हम मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है, देखते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, उत्तर लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो उत्तर दिशा को वो प्रदर्शित करता है। वो जो उत्तर लिखा होता है, वो निशान बना होता है, वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब हम उत्तर के बारे में जानते हैं तब हम उससे निकाल सकते हैं। जब हमें उत्तर दिशा की जानकारी प्राप्त हो गई तो उससे हम पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं, एक दिशा में यदि प्राप्त हो गई है तो। देखिए हम 4 मुख्य दिशाओं को मानते हैं। इसमें उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को इसमें दिखाया भी गया है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व वो ये पश्चिम, इन चारों दिशाओं को दिखाया गया है। और इनके बीच की 4 गौड़ दिशाएं हम देखते हैं। बीच की जो 4 दिशाएं हैं, जैसे ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर और पूर्व के बीच का, पूर्व दक्षिण के बीच का हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच का हो गया दक्षिण पश्चिम, वो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो दिशा है इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। तो इन बीच वाली दिशाओं के मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इन जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इन दिशाओं के बीच के को भी हम 4 दिशाओं में बांटे हैं। देखिए ये दिक् सूचक यंत्र है, कंपास, जो कि ये उत्तर दिशा, उत्तर और दक्षिण की तरफ ही ये जो इसमें सुई लगी होती है, सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होती है, उत्तर की तरफ ही इसका ये संकेत करती है। इस वजह से इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब उत्तर दिशा का हमें पता चल गया तो हम पूर्व पश्चिम अपने आप ज्ञात कर सकते हैं इस दिक्सूचक यंत्र द्वारा। आइए हम प्रतीक के बारे में देखते हैं, प्रतीक क्या है। देखिए जो प्रतीक होता है यह किसी भी मानचित्र का प्रमुख घटक है और किसी भी मानचित्र पर जो वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों, जैसे बहुत सारी आकृति है जैसे उसमें दिखाते हैं, जैसे हम भवनों को दिखाते हैं, सड़क हो सकते हैं, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं, ये सारे जो चीजें हैं उसको वास्तविक रूप से या उस पर बना के दिखाना वो संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन सारे भू आकृतियों को हम एक निश्चित अक्षरों द्वारा या फिर छायाओं या कोई एक विशेष रंग उसके लिए निर्धारित कर लेते हैं, या उसके लिए एक विशेष चित्र निर्धारित कर लेते हैं, या फिर जैसे सड़क लाइन है, मार्ग है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, इन सब के लिए हम एक विशेष प्रकार की रेखाओं का उपयोग कर लेते हैं। तो इन सब का उपयोग करके हम एक प्रतीक बना लेते हैं ताकि हम मानचित्र में उन सारी भू आकृतियां जो है, उन सारे भू आकृतियों को उस प्रतीक द्वारा हम उस पर प्रदर्शित कर सकें। और प्रतीक की विशेषता ये होती है कि जो प्रतीक होता है कम स्थान घेरता है, कम स्थान भी लेता है और कम स्थान द्वारा उस पर उसको प्रदर्शित करना भी आसान होगा और उसको हम उस चीज द्वारा उस भू आकृति को स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और दर्शाने के साथ साथ जब दर्शाएंगे तो उससे कम स्थान में वो अधिक जानकारी भी प्रदान करता है। देखिए दिया है कि इसके इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। प्रतीक का एक महत्व ये भी है कि जैसे हम किसी भी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो उस प्रतीक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस भू आकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे इतने सारे प्रतीक चिन्ह दिया गया है रेलवे लाइन के लिए, जैसे बड़ी लाइन, जो बड़ी लाइन है इसके लिए इस प्रकार का प्रतीक है, रेलवे स्टेशन के लिए इस प्रकार का प्रतीक है। इसमें पक्की व कच्ची सड़कें दर्शाया गया है, जो ये लाइन है इससे पक्की और जो डॉट डॉट लाइन करके इसे कच्ची सड़क दिखाया गया है। इसी प्रकार से सीमा, नदी, कुआं, मंदिर, गिरजाघर,
मंदिर मंदिर को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंदिर का है। जैसे ये हो गया गिरजाघर का, मस्जिद का भी बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद का ये चित्र बना हुआ है। इसके द्वारा छतरी का, इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों का ये प्रतीक बना हुआ है। और इन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए किसी भी क्षेत्र का हम मानचित्र बना रहे हैं तो वहाँ पे इन सारी भू आकृतियों को दर्शाने के लिए इन सारे प्रतीकों का उपयोग करके हम उस पर दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, और इन सारे प्रतीकों का उपयोग करके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी केवल एक विशेष राज्य से संबंधित है। इसमें ये दिया है कि इन सब के उपबंध में उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसमें इन सारे जो प्रतीक है इनको हम रूढ़ चित्र भी कहते हैं, रूढ़ चित्र के नाम से भी जानते हैं इन सारे प्रतीकों को, जिनको की अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कहीं भी दर्शाने के लिए। आगे दिया है, इसमें देखिए इन रूढ़ प्रतीकों द्वारा ये एक मानचित्र तैयार किया गया है। जैसे इसमें जो भी सारी चीजें दी गई हैं, ये नहीं कि एक विशेष पे पूरे विश्व में हर एक जगह इसका एक ही मान है कि जैसे गिरजाघर के लिए ये मानचित्र दिया गया है या फिर मंदिर के लिए दिया गया है, तो ये मंदिर के लिए पूरे विश्व में ये जो रूढ़ चित्र है ये काफी महत्वपूर्ण है। यही इसका महत्व रहेगा विश्व में भी कि हाँ ये मंदिर को ही प्रेजेंट कर रहा है। जैसे नीला रंग है तो रंगों का भी प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे नीला रंग है तो इसका उपयोग क्या किया जाएगा, जलाशयों के लिए। हर एक प्रकार के जलाशय यानी नीला रंग है तो यानी जल से ही संबंधित है वो। भूरा रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है मानचित्र पे तो यानी वो दर्शाएगा पर्वतों को। यदि पीला रंग दर्शाया गया है तो यानी उस मानचित्र में उस स्थान पे क्या है, पठार है, यानी पीला रंग का प्रयोग किया गया है यानी पठारों को दर्शा रहा है। हरा रंग से उस पे इंडिकेट किया गया है तो वो यानी वहाँ पे मैदान है, वो हरा रंग जो है वो मैदान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी सारे रूढ़ मानचित्र या रूढ़ प्रतीक हैं इन सारों का पूरे वैश्विक लेवल पे या फिर पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं रेखा चित्र। देखिए जो रेखा चित्र होता है, रेखा चित्र एक आरेखण है, यानी ये इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये पैमाने पर आधारित न होता है, यानी पैमाने पर आधारित न होकर के ये याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अर्थात इसमें न दूरी, न दिशा या प्रतीक का, इन सब की चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है और कोई पैमाना नहीं होता है। बस हम किसी चीज को, उसके प्रतिरूप को दिखाने के लिए हम एक रेखा चित्र अपने अनुभव से, अपने अनुमान के आधार पे वो हम खींच देते हैं। कभी कभी हम किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है, तो यानी वो बिल्कुल एक शुद्ध या फिर एकदम एग्जैक्ट वो रेखा चित्र नहीं होता है। बस उसके प्रतिरूप प्रदर्शित करने के लिए, अपने आसानी के लिए, दूसरे लोगों को समझाने के लिए हम रेखा चित्र खींच लेते हैं। अर्थात इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इनमें रेखाओं की ना कोई दूरी होती है, ना कोई पैमाना होता है, तो इसे हम रेखा मानचित्र कहते हैं। बनाने में आसान होता है, अपने अनुमान अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार हम इसे खींचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।